नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। साथ ही हम मेडिकल फील्ड के बहुत सारे एक्सपर्ट से आपका मुलाकात कराते हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान मिलते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शहर के बहुत ही जाने पहचाने नाम, बहुत ही प्रतिष्ठित नाम डॉक्टर प्रदीप चौरे से। डॉक्टर प्रदीप चौरे ENT स्पेशलिस्ट हैं, जैसा कि हम हिंदी में जानते हैं कि नाक कान और गला विशेषज्ञ हैं, और इससे जुड़ी हुई बीमारियों के आपको वो उपचार देते हैं। और काफ़ी लंबे समय से सर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगभग 38 साल से सर प्रैक्टिस में हैं। और आज हम उनकी प्रैक्टिस के बारे में भी जानेंगे और कुछ विचित्र केसेस के बारे में भी जानेंगे, जो कि आपको बहुत रोचक लगने वाले हैं। लेकिन इसका खुलासा मैं अभी नहीं करूंगा, आप जैसे ही इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपको भोपाल में प्रैक्टिस करते हुए कितना समय हो गया, और बल्कि थोड़ा और पीछे चलेंगे कि आपकी एजुकेशन और जो आपकी इस फील्ड में आपका आना हुआ उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए सोनी जी, मैं जो है भोपाल में ही मेरा जन्म हुआ है और यहीं पर मेरी स्कूलिंग सारी यहीं से हुई है। सबसे पहले शुरू की जो प्राइमरी स्कूल थी वो मैंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट ईदगाह स्कूल से करी है। उसके बाद में फिर मैं कैंपियन स्कूल से मैंने 11th पास किया। 1 साल मैं MVM में रहा और उसके बाद में PMT क्लियर करके मैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल का छात्र रहा और कंटिन्यूएशन में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1985 में मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, नाक कान गला रोग, ओटोलैरिंगोलॉजी या ENT भी जिसको बोल सकते हैं। 1976 में मेरा एडमिशन हुआ था MBBS में, और उसके बाद से सतत मेरा यहाँ पर पढ़ाई के दौरान में मुझे ईश्वर की कृपा से कभी कोई रास्ते में कोई रोड़ा नहीं आया, और 85 के बाद से फिर मैंने अपनी यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू करी। जी सर। तो सर, आप काफ़ी सारे ENT से रिलेटेड केस डील करते हैं जी, और आपकी सामान्य प्रैक्टिस में तो बहुत सारी समस्याएं आती ही होंगी जी। लेकिन जैसा कि शायद आपको याद भी होगा, मैंने कुछ समय पूर्व एक वीडियो बनाया था जिसमें कि एक फॉरेन बॉडी के बारे में मैंने चर्चा की थी। जी जी। तो उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हालांकि वो केस एक किसी विदेशी महिला के साथ हुआ था, लेकिन इंडिया में भी इस तरह के केसेस की बहुत भरमार होती है, जिसमें कि फॉरेन बॉडी व्यक्ति के शरीर में जाती है और बहुत तरह की तकलीफ देती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि सर, किस तरह की फॉरेन बॉडीज़ होती हैं जो ENT से रिलेटेड होती हैं और आपको परेशान कर सकती हैं? देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पर की हमारी ज़्यादातर आबादी गाँवों में रहती है। तो एजुकेशन ना होने के कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, तो हम इसको अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं, जो कि एक शहरों में होने वाली समस्या है, जो कि फॉरेन बॉडी की, और गाँव में होने वाली समस्या है। तो गाँव में जैसे कि बच्चे लोग रहते हैं, सबसे पहले मैं वहाँ गाँव की समस्याओं के बारे में बताऊँगा। तो लोग अपना काम पे निकल जाते हैं बच्चों को छोड़ करके जी, और बच्चे जो रहते हैं उनकी नाक, सभी की नेचुरल बच्चों की नाक बहती रहती है, और सर्दी जुकाम तो उनका बड़ा कॉमन ही चीज़ रहता है, कान बहते रहते हैं, नाक बहती रहती है। तो उसके कारण जो है एक मैगट्स की समस्या, मैगट्स यानी जो है उसके जो अंडे रहते हैं, मक्खी के अंडे, मक्खी वहाँ पर उस पर बैठ के अंडे दे देती है, उससे मैगट्स क्रॉल करते हैं, यानी उसका लार्वा जो रहता है मक्खी का, वो अंदर क्रॉल कर जाता है, और नाक में धीरे धीरे करके इनके नंबर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अंडों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, हजारों में रहती है। लेकिन उसमें से मान के चलिए कि एक बच्चा था, मुझे आज भी ध्यान है, जब अपने ट्रेनिंग के दौरान हमीदिया अस्पताल में मेरी इमरजेंसी में रात को एक बच्चे को लेके आए गाँव से, दूर गाँव से, सदूर गाँव से लेके आए। उस टाइम पे बस्तर मध्य प्रदेश में था, हिस्सा हुआ करता होगा। तो उस टाइम पे बस्तर, वहाँ से फरस गांव, बहुत इंटीरियर, वहाँ से लेके आए। बच्चे का चेहरा पूरा फूला हुआ था, आंखें नहीं दिख रही थी, नाक नहीं दिख रही थी, कुछ नहीं दिख रहा था जी। वो लेके आए कि डॉक्टर साहब बच्चे को बीमारी हो गई, आप इसको बचा लीजिएगा। तो वहाँ पर इमरजेंसी के जो डॉक्टर थे उन्होंने ENT में भेजा, रात को करीब 2 बजे मेरे पास लेके आए वो जी। तो जब मैंने देखा तो मुझे उस बच्चे के पास एक टिपिकल टाइप की स्मेल आई जी, एक दुर्गंध सी आई। तो मैंने जब एग्जामिन किया तो नाक के अंदर, विश्वास नहीं होगा आपको, नाक के अंदर उसके मैंने 200-300 के आसपास मैगट्स यानी लार्वा क्रॉल करते हुए देखे। वो हिल रहे थे, बच्चा जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था, नाक में से खून बह रहा था, पस बह रहा था, और मेरे को उनकी, क्योंकि ये जो लार्वा रहते हैं ये टिश्यू के अंदर घुस जाते हैं,
और उनका सिर्फ penetrate बाहर कर जाते हैं। पेनिट्रेट कर जाते हैं, अपनी गुफा बना लेते हैं जी। तो पूरी यहाँ से यहाँ तक के पूरा चीक में, ऊपर तक के नाक में और तालू में, यहाँ तक कि तालू और नाक के बीच का छेद हो चुका था। तो क्या सर ये ब्रेन तक भी जा सकते हैं? वही उस पे मैं आ रहा हूँ जी। तो ये निकले हुए थे और उसमें से सिर्फ एक छोटा सा पार्ट जो उनका सांस लेने का रहता है, मुंह, वो हिस्सा बाहर रहता है और वो हिलता रहता है। ओहो। अब हमारा ट्रेनिंग हमारे हिंदुस्तान में जो डॉक्टर्स को बड़ा तपा के निकाला जाता है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं उनको, तो हम एकदम से ट्रेनिंग का वो समझ में आ गया। उस टाइम पे जो है ना टर्पेंटाइन हमने बुलवाया, क्लोरोफॉर्म हल्का सा मिल जाता था उस जमाने में, क्लोरोफॉर्म टर्पेंटाइन का एक जरा सा घोल बनाया, लाइट घोल, नाक में 3-3 4-4 बूंदे हमने डाल दी। जी। तो उसके कारण जो मैगट्स थे वो इरिटेट हुए और एकदम निकलना शुरू हुए। ओहो। और उसके बाद में हमने अपने हेडलाइट लगा करके कैंची से लेकर के दनादन उसको निकालना शुरू किया। और आप विश्वास माने उसी रात में हमने करीब 300-350 मैगट्स निकाले। अच्छा, वो मैगट्स मरते नहीं हैं तो उनको मिट्टी के तेल में डालना पड़ता है, तब जाकर वो खत्म होते हैं, मर जाए। और फिर हम निकाले और अगले दिन बच्चे की सूजन जो है 90% सूजन बिल्कुल ठीक हो चुकी थी उसकी। उनके परिवार वाले बहुत ही बेचारे खुश हो गए। 2 दिन तक बच्चे को रखने के बाद उसका हीमोग्लोबिन सुधार हल्का सा हुआ और उसके बाद हमने वापस भेज दिया। तो ये गाँव में समस्या ये होती है, सोने के लिए एक पलंग नहीं रहते, तो कान में एक और चीज़ होती है जो आपने सुना होगा, उसका नाम ही है कन खजूरा जी। उसको बोलते हैं सेंट्रीपीड, जिसके के करीब 100 पैर रहते हैं दोनों तरफ, 50 इधर। वो बच्चों के कान में घुस जाता था, लेकिन उसके साथ ये रहता है कि वो कान के पर्दे को फाड़ डालता। और दूसरी समस्या ये रहती थी, लेकिन मैगट्स की एक और आपको मैं प्रॉब्लम बताऊं कि अगर मैगट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो बच्चे की नरम हड्डी बहुत ही नरम रहती है, तो वो नाक और ब्रेन के बीच में एक पतली सी हड्डी होती है, उसको हम बोलते हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। उसको वो डैमेज करके ब्रेन तक में घुस सकते हैं और फिर बच्चे की जो मृत्यु निश्चित रहती है ऐसे में। तो ये वहाँ पर गांव की समस्या है। तो मतलब गांव में 2 चीज़ें आप देखते हैं, एक मैगट्स देखते हैं और दूसरा कनखजूरा। कनखजूरा सेंट्रीपीड नहीं रहती, तो अब बाकी कुछ कॉमन रहते हैं जो यहाँ भी होते हैं वहाँ भी होते हैं। हाँ। अब जैसे यहाँ पर स्विमिंग पूल में काफ़ी लोग जाते हैं जी। और जैसे बरसात शुरू हो जाती है तो हम देखते हैं कि कान में जो काले कीड़े रहते हैं, जो बदबूदार काले कीड़े, है ना, उसको बोलते हैं, वो खराब दिन में ये कीड़े बहुत स्मेल मारते हैं, वो स्विमिंग करते हैं कान के पर्दे के अंदर घुस जाते हैं। इट्स वेरी कॉमन। फिर वो घबरा करके आते हैं, वो हिलता है तो बड़ा दर्द होता है। तो एक तो वो काला कीड़ा जो है घुसता है वो से। दूसरी एक और चीज़ रहती है कि जो छोटे छोटे कॉकरोचेस हैं, नींद में कॉकरोच कान के अंदर घुस जाते हैं। सर मैं भी उसका विक्टिम रहा हूँ। जी। मेरे कान में कॉकरोच गया था और 2 दिन लगे थे उसको निकालने में। और कॉकरोच के साथ एक बड़ी समस्या रहती है, उसके आगे के जो पैर बड़े पावरफुल रहते हैं जी, वो स्टिक करते हैं। वो पैर से वो जब आगे चलाता, आगे बढ़ नहीं पाता, तो कान के पर्दे को पूरा फाड़ डालता है जी। और ऐसे में कई केसेस में हमको कान का पर्दा बदलना पड़ा मुझे। तो नया कान का पर्दा लगाया गया, तब जाकर के वो बच्चे का डेफनेस दूर हुई, आदमी हो गया। मतलब ये एडल्ट में भी होता है कॉकरोचेस का। एक और बड़ी खतरनाक चीज मैंने देखी है, एक टिड्डी होती है जी। आपने सुना होगा, वो जो जी हाँ। बहुत फसलों को जो नुकसान पहुंचाती है। वही टिड्डी, जी। छोटे छोटे जो रहते हैं, बहुत सारे हजारों की तादाद में उसको आती हैं। शायद उसको क्रॉकेट्स भी बोलते हैं या ऐसा कुछ जी हाँ। गेम रहता है उसके ऊपर से बोलते हैं। तो वो उछल करके बहुत दूर तक जाता है क्योंकि उसके पैर बड़े पावरफुल रहते हैं। तो मेरे तिलचट्टा भी बोल सकते हैं उसको। तिलचट्टा थोड़ा सा अलग होता है, नरम रहता है, थोड़ा सॉफ्ट रहता है, जो इतना खतरनाक नहीं रहता। मिलता जुलता होता जी जी जी, मिलता जुलता रहता है। वो बड़ा तेजी से अंदर जा करके अंदर घुस तो जाता है। अब वो उसको घबराहट होती है। एक छोटी सी टनल है, हमारे कान का जो रास्ता है 2.5 सेंटीमीटर का रहता है, 1 इंच का, और दूसरी तरफ वहां पर रहता है कान का पर्दा। अब वहां पहुंच करके वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसका डायरेक्शन तो अंदर की तरफ है, तो जब पैर चलाता है तो पूरा पर्दा फाड़ डालता है। सबसे डेंजरस तो वही होता है। और इसके अलावा मक्खी का जाना तो खैर ठीक है, बहुत ही कॉमन है वहाँ पर। तो सर क्या इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों में कभी? देखिए मैं बड़ी कॉमन सेंस है ये। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर ऐसे में कुछ कान में कीड़ा चला गया हो, मच्छर चला गया हो, मक्खी चली गई हो,
कॉकरोच चला गया हो, टिड्डा चला गया हो, तो बड़ी साधारण सी बात है सोचने की कि आप क्या करिए कि चिमटी से तो आप निकाल नहीं सकते, आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आप क्या करिए कि कान में चाहे पानी हो चाहे तेल हो, कोई भी चीज़ हो, उससे कान को भर दीजिए। जैसे ही कान में वो चीज़ पानी भरेगा तो उस कॉकरोच का या टिड्डे का या मक्खी का उसका रेस्पिरेशन, सांस बंद होने लगेगी, तो वो उसके साथ बह करके बाहर आ जाएगा या बाहर निकल जाएगा या मर जाएगा तो आप निकलना आसान हो जाएगा। तो ये एक बड़ी छोटी सी कॉमन सी चीज़ है, कॉमन सेंस है, जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जी, तो जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं दर्शकों, हम इस बात को पुनः रिपीट करना चाहेंगे कि बाय द वे अगर ऐसा इंसिडेंस हो जाता है और आपको उस समय मेडिकल हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो डॉक्टर साहब जैसा बता रहे हैं कि आप तुरंत अपने कान में या तो पानी भर दें या तेल भर दें, या ईयर ड्रॉप्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको भर देंगे, तो उससे वो सफोकेट होगा, वो या तो वो कोशिश करेगा सफोकेट होने की, रिवर्स आना की कोशिश करेगा, या वो मर जाएगा, ताकि आपको फर्दर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, जिससे आपके कान के पर्दे को नुकसान होने से बचाया जा सके। बिल्कुल सही। एक मेरे पास एक बड़ा विचित्र केस आया था, जो कि बाड़ी बरेली से आया था। वहाँ पर बारना नदी है, हाँ, तो बारना नदी डैम भी बना हुआ है, जी हाँ, डैम भी बना हुआ है, बारना डैम है, तो वहाँ पर बैक वाटर्स है, तो वहाँ पर लोग नहाते बहुत काफ़ी हैं जी। वहाँ पर एक उथला सा पानी था, जहाँ पर नल्ला जैसा था, बारना नदी। वहाँ पर एक व्यक्ति के कान में लीच घुस गई, और वो लीच अंदर जाकर के, आप जानते हैं लीच जाकर के चिपक जाती है वो बहुत बुरी तरह से जो होता है। एक्सटर्नली भी उसको निकालना मुश्किल है, उसको बड़ा मुश्किल। मैंने कोशिश की खींचने की उसको, वो नहीं खींची, तो बहुत मजबूत थी। फिर अगेन मेरे को इरिटेंट देना पड़ा, एक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मैंने लिया, उसको दवाई उसमें लगाया और जाकर के उसको टच किया। और एक फिर से यहाँ गाँव की एक और चीज़ काम में आती है, नमक का पानी लीजिएगा जी, और नमक का पानी डाल दीजिएगा अंदर कान में, तो नमक से लीच एकदम से छोड़ देती है अपनी जगह। तो उससे पकड़ करके फिर मैंने वो लीच निकाल दी। तो ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं। एक जिसका जो मैंने वीडियो भी बनाया है, मैंने इसको आपको दूंगा मैं, मकड़ी। एक यंग गर्ल 18-19 साल की लड़की मेरे पास आई, कहने सर मेरे को कान में खुजली जैसी हो रही है, कुछ इचिंग होती है, बहुत तेजी से इचिंग होती है। मैंने कहा कि पता नहीं, हो सकता फंगस हो, बरसात में फंगस हो जाती है। मैंने जब कान में कैमरा डाला अपना एंडोस्कोपिक कैमरा ईयर का, तो अंदर मैंने देखा कि कान के पर्दे पे एक बढ़िया फुल फ्लेज मकड़ी बैठी हुई है, जिंदा मकड़ी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जी हाँ, और उस जिंदा मकड़ी ने धीरे धीरे करके अपना वेब बनाना शुरू कर दिया था, अपना जाल बुनना शुरू कर दिया था। और जब मैंने कैमरा अंदर डाला तो मकड़ी मेरे को डराने के लिए एकदम से कैमरे की तरफ भागी, फिर वापस चली गई, फिर कैमरे की तरफ भागी, फिर वापस चली गई। आप उसमें वीडियो में देखिएगा। मैंने लड़की से प्रेम से पूछा, मैंने कहा बेटा मैंने कहा इस मकड़ी का तुमने नाम क्या रखा है, तो पाला है क्या तुमने? तो कहते सर क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा देखो, उसको मैंने दिखाया तो आश्चर्यचकित रह गई कि मेरे कान में मकड़ी चली कैसे गई, और ये तो मेरे को 4 या 5 दिन से तकलीफ हो रही है। मैंने कहा इसीलिए पूछा कि ये तुम्हारी पालतू है क्या मकड़ी? तो फिर उसको मकड़ी को कहले अब आप इसको कैसे निकालेंगे? मैंने कहा तुम बताओ। अप्रोक्सीमेट कितना टाइम हो चुका होगा उस मकड़ी को उसके कान में? 5-6 दिन तो हो गए थे। ओके, अच्छा, इतने इससे पहले मतलब क्या कोई लंबे समय तक भी कोई प्राणी रह सकता है कान के अंदर, या आपको 4-5 दिन में पता चल जाता है? यूजुअली ईयर बहुत सेंसिटिव होता है, जरा भी कुछ खुजाल भी होती, कुछ होता है, मूवमेंट होता है, एकदम से पता चल जाता है जी। और हमारा ईयर ड्रम तो एक प्रकार से मानिए कि वो तो बिल्कुल लाउड स्पीकर है। ईयर ड्रम के ऊपर कोई भी चीज़ हिलती है चलती तो वो अंदर उसको मल्टीप्लाई करके अंदर आवाज़ पहुंचाता है जी। तो ये इस तरीका का होता है। तो इसलिए फंगस लंबे टाइम तक, फंगस भी जिंदा फंगस रहती है। आपने अभी कोरोना के टाइम पे सुना होगा ब्लैक फंगस, खैर वो ब्लैक फंगस अलग रहती है, लेकिन इसमें ही ब्लैक फंगस रहती है कान में। उस ब्लैक फंगस का नाम हम लोग बोलते हैं एस्परजिलस नाइजर जी। और दूसरी फंगस कॉमन जो रहती है इसको बोलते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस। एल्बिकेंस मतलब वाइट जी। एक वाइट फंगस रहती है, एक ब्लैक फंगस रहती है। ऐसे में हमको उसको सक्शन करके निकालना पड़ता है और एंटी फंगल ड्रॉप्स काफ़ी दिनों तक के डालना पड़ता है, तब उससे फिर फंगस निकल जाती है जी। और बस इस तरह का सफ़र रहा मेरा जी जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद इस विचित्र जानकारी के लिए। यूजुअली इस तरह के केसेस कम देखने में आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बहुत तकलीफ देते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसके लिए अगर आप थोड़ी सावधानियां बरतें, और जैसे सर मेरे ख्याल से सर रात के समय अगर कान में रुई लगा करके सोया जाए तो नहीं,
यूजुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है जी क्योंकि हमारी ईयर कैनाल टॉर्चर्स रहती है जी लेकिन हाँ जमीन पे सोने वालों के लिए ये देखना है कि घर में कॉकरोचेस तो नहीं है, जी कीड़े मकोड़े और ये सब, इनका ध्यान रखना पड़ता है जी, आपको। मतलब ये प्रिकॉशंस रखें ये कि अगर precautions घर में रखें, हाँ। हैं तो फिर आप थोड़ा गांव खेड़े में जहाँ पर ये सब ज्यादा रहता जी है, हाँ, मच्छर मक्खी हाँ, तो मच्छरदानी के इस्तेमाल से शायद कुछ- एग्जैक्टली उसका इस्तेमाल करें। जी उसके अलावा जमीन पे बच्चों को ना सुलाएं क्योंकि जी। वहाँ पर बहुत सारे वो आते हैं सांप बिच्छू और ये, इसके अलावा ये बड़े दूसरी समस्याएं भी रहती हैं, जी तो इसलिए ये प्रिकॉशंस तो लेना जरूरी है। ठीक है सर, तो आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज आपको जानकर के अच्छा लगा होगा, खुशी भी हुई होगी कि अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो उसका आपको डॉक्टर साहब ने समाधान भी बताया है। और ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं आपके नाक कान और गले से जुड़ी हुई होती हैं जिनको हम आगे आने वाले एपिसोड में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के एपिसोड के लिए यहीं हम इसको समाप्त करना चाहेंगे और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जल्दी मिलते हैं आपसे। नमस्कार सभी दर्शकों को। जय भारत। जय भारत।